गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा 10th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, एक अपूर्ण और अद्भुत स्वप्न। आज अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 जिसका नाम है ईदगाह। लेकिन ईदगाह लेसन पढ़ने से पहले मैं आपको जो इसके लेखक हैं जिनका नाम है प्रेमचंद, उनके बारे में थोड़ी सी अपन सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि वो कौन थे और उन्होंने किस किस तरह की रचनाएं लिखी हैं। बेटा प्रेमचंद हो जो है ना, वे एक नामे जाने माने एक बहुत अच्छे लेखक रहे हैं जिन्होंने हमारी आम जिंदगी से जुड़े हुए चुनिंदे जो कहानियां हैं वह उन्होंने लिखी है। यानी कि उन्होंने तत्कालीन समाज से संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उन्होंने उजागर किया है अपने लेखों के द्वारा, अपनी कविता, अपनी कहानियों के द्वारा। तो पहले अपन पढ़ लेते हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। पेज नंबर 39 निकाल लीजिए। हिंदी जगत में कलम के सिपाही के नाम से मशहूर मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्मी गांव में हुआ था। यानी कि इनको किस नाम से संबोधित किया गया है? हिंदी जगत के अंदर इनको कलम के सिपाही के नाम से, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कलम के सिपाही के नाम से किस लेखक को जाना जाता है तो आप क्या लिखेंगे? प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जो है वह कलम के सिपाही के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी एक जिला है जिसके अंदर एक गांव है जिसका गांव का नाम है लम्ही गांव। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम था वह क्या था? धनपत राय। यानी कि प्रेमचंद तो बाद में इन्होंने अपना नाम रखा था। जो मूल नाम था यानी कि जो पहला जो नाम था इनका वह क्या था? धनपत राय। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद में इन्होंने अपना सारा जीवन लेखन कार्य के प्रति समर्पित कर दिया। अब इनके पास में गवर्नमेंट जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी कर्मचारी थे ये, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भागीदार बनने के कारण इन्होंने क्या किया था? अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। क्योंकि उस समय क्या नहीं था बेटा, हमारा देश आज़ाद नहीं था और हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित आंदोलन चल रहे थे। तो वह जो प्रेमचंद थे, प्रेमचंद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इन्होंने क्या किया था? जो सरकारी नौकरी थी, जो गवर्नमेंट नौकरी थी, उससे उन्होंने क्या कर दिया था? अपना त्यागपत्र दे दिया था। क्योंकि उनको अंग्रेज जो उन पर जो भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था और जिसका विरोध काफ़ी लेखकों ने किया था, काफ़ी लोगों ने विरोध किया था, काफ़ी लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी, जिसमें से एक प्रेमचंद भी थे जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी स्वेच्छा से छोड़ी थी। एक तो बेटा होता है कि कोई निकाल दे आपको नौकरी से और एक होता है स्वयं की इच्छा से छोड़ना। तो उन्होंने स्वयं की इच्छा से उन्होंने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था और किस कार्य में लग गए? लेखन कार्य में। लेखन कार्य यानी कि हिंदी के से संबंधित कहानियाँ इत्यादि लिखने लगे। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे। अब देखिए इन्होंने उर्दू में भी लिखी है, तो उर्दू में इनका नाम क्या है? नवाब राय। ओके, फर्स्ट नाम क्या है इनका? मूल नाम क्या है? धनपत राय। और उर्दू में किस नाम से लिखते थे ये? नवाब राय के नाम से लिखते थे। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। आप देखिए उपन्यासों का सम्राट जो है वह किसे बताया गया है? प्रेमचंद को, क्योंकि इन्होंने बहुत अधिक उपन्यास लिखे हैं। बेटा इन्होंने 300 से अधिक उपन्यास और कहानियाँ लिखी है, जिसके कारण से कि लोग इन्हें क्या मानते हैं? उपन्यासों का सम्राट मानते हैं। कहानियाँ भी लिखी है जिसमें 300 के अंदर इनकी कहानियाँ भी है और उपन्यास भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपन्यास लिखे हैं वह किसने लिखे हैं? प्रेमचंद ने लिखे हैं। इसलिए इनको क्या बताया गया है? उपन्यास का सम्राट भी इनको कहा गया है। और ये उपाधि किसने दी उनको? शरद चंद्र ने। क्लियर? आगे चलते हैं, अब इनके लेखों के बारे में जानकारी लेते हैं कि इन्होंने किस किस तरह के लेख लिखे हैं और इनके लेखों की क्या विशेष बात रही है। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। इनके जो लेख हैं उन लेखों के अंदर आप पढ़ेंगे, इनकी कहानियाँ आप पढ़ेंगे तो कहानियों में क्या देखने को मिलेगा? किसानों का दर्द, किसानों की व्यथा, किसानों की परेशानियों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। दलित वही जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में वो
उनको उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी वेदना के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। नारियों की वेदना, नारी की यानी कि स्त्री की जो पीड़ा है, उन पीड़ा के बारे में इनकी कहानियों में हमें देखने को मिलता है। और वर्ण व्यवस्था बेटा उस समय क्या थी, जो जिस समय प्रेमचंद थे उस काल के अंदर जो हमारी व्यवस्था थी वह क्या थी, वर्णों के हिसाब से बटी हुई थी। तो इस वर्ण व्यवस्था पर बहुत अधिक इन्होंने करारा व्यंग किया है। ये कुरीतियाँ हैं, इन कुरीतियों का उन्होंने बड़े ही मार्मिक यानी कि बड़े ही मर्मस्पर्शी ऐसा वर्णन किया है कि सामने वाले का दिल छू जाए, यानी कि वह क्या हो जाए, उस लेख को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। बड़ा ही मार्मिक चित्रण इन्होंने अपने लेखों के द्वारा प्रदर्शित किया है। ओके, इन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यास एवं कहानियों की रचना करी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी जिनका उद्देश्य क्या था, समाज में सुधार करना, राष्ट्रीय भावना यानी कि राष्ट्रीय भावना हमारे देश के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना रखना आदि कहानियाँ लिखी हैं। और बहुत सारे इन्होंने उपन्यास लिखे हैं जो कि इसी क्षेत्र के अंदर, इसी के अंदर हमें हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से इनकी रचनाएं बेजोड़ है कि अगर इनकी रचनाओं के बारे में हम बात करें तो इनके चरित्र ऐसे चरित्रार्थ होते हैं, ऐसा पता चलता है, ऐसे हमें महसूस होता है कि सारी जो घटनाएं हैं वह सारी घटनाएं हमारे सामने फरमाई जा रही है या प्रदर्शित की जा रही है। जो चरित्र है वह चरित्र इस तरह के हैं, यानी चरित्र यानी कि जिस पर कहानी लिखी गई है, जिस पर लेख लिखा गया है, वह चरित्र ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही वह व्यक्ति प्रदर्शित हो रहा हो। और जो उनके जो शब्द हैं वह शब्द भी दिल को छूने वाले हैं और आम बोलचाल की भाषा से हैं, जिससे कि व्यक्ति आसानी से उन बातों को समझ सके। क्योंकि बेटा प्रेमचंद जो थे ना, वह प्रेमचंद जमीन से उठे हुए लेखक थे, उनको अनायास से बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली है। वह एक बोलते ना एक साधारण परिवार के व्यक्ति थे, तो वो जमीन से उठे हुए लेखक थे। तो उनको और उन्होंने अपने घर के अंदर, अपने आसपास में इन सब चीज़ों को उन्होंने महसूस किया था। बोलते ना अमीर व्यक्ति गरीब का दर्द नहीं समझता, लेकिन एक गरीब व्यक्ति होता है जो दूसरे गरीब व्यक्ति का दर्द और पीड़ा को समझ सकता है। तो ऐसा ही था उनके साथ में भी। उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट थी। जो उनकी भाषा थी वह क्या थी, बड़ी ही आकर्षित और सामने वालों को आकर्षित करने वाली थी। उनकी भाषाओं में किसका प्रयोग हुआ है, मुहावरों का प्रयोग हुआ है और बोलचाल के निकट यानी कि आम बोलचाल के शब्दों का उसमें समावेश हुआ है। ऐसे शब्दों का समावेश नहीं हुआ कि व्यक्ति आसानी से उन चीज़ को नहीं समझ सके, यानी कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो कि सामने वाले व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाए। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान रहा है। प्रेमचंद ऐसे लेखक हैं जिनका कि हिंदी भाषा के अंदर, हिंदी जगत के अंदर बहुत अधिक नाम है कि विशेष योगदान यानी कि हिंदी भाषा को विशेष लोकप्रिय बनाने के अंदर अगर हम किसी की भागीदारी माने तो प्रेमचंद की इसमें बहुत बड़ी भागीदारी है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से आया, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। पहला जो लेख आया था वह उस लेख का नाम क्या था, सोजे वतन। सोजे वतन का मतलब क्या है, देश का दर्द। अर्थात जो ये लेख लिखा गया था इसमें बहुत सारी देश से संबंधित, देश की पीड़ाओं से संबंधित, देश के निवासियों की पीड़ा से संबंधित, जनता की पीड़ाओं से संबंधित इसमें कहानियाँ समावित की गई थी, जिसका नाम था सोजे वतन। अब उसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूँ, इसमें आगे लिखा हुआ है। वैसे देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी थी और लेखक को भविष्य में इस तरह के लेखन कार्य करने की चेतावनी भी दी थी। तब इनको इसके कारण उनको अपना नाम बदलकर लिखना पड़ा था। अब क्या हुआ था, जो सोचे वतन जो इन्होंने कहानियाँ लिखी थी, संग्रह था इनका ये, जिसमें देश की जनता को संबोधित करते हुए इन्होंने लिखी थी। देश की बताया मैंने अभी, देश की जनता के पीड़ाओं के बारे में उन्होंने बताया, जिस पर अंग्रेजी सरकार ने क्या कर दिया था, उस पर रोक लगा दी थी और लेखक को चेतावनी दी थी कि भविष्य में इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के लेख नहीं लिखे, नहीं तो उनको क्या कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। जिसके कारण से कि जो प्रेमचंद थे, प्रेमचंद को अपने नाम बदलकर और दूसरे नाम से उन्होंने अपना लेखन कार्य प्रारंभ किया था। और मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित थी। उसके बाद में इनके एक मानसरोवर नामक कहानियों का संग्रह है,
आपकी कृतियाँ हैं इसके अंदर कि उनकी कहानियों को 8 खंडों से प्रकाशित किया गया था। कितने खंड बांटे गए थे मानसरोवर के? 8 खंडों में उसको विभाजित करके और उनको बांटा गया था और उसको फिर प्रकाशित किया गया था, जो कि बहुत ही अच्छी एक इनकी कृति है। कृतियाँ, इनके कृतियों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कहानी संग्रह मानसरोवर अभी बताया मैंने, जो कि कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। बहुत ही मशहूर कहानी संग्रह है इनका, बहुत सारी कहानियाँ हैं इसके अंदर, तो उन कहानियों को 8 खंडों में विभाजित किया गया है। उपन्यास, बहुत सारे उपन्यास लिए हैं बेटा इन्होंने, जिसमें से कुछ उपन्यास के नाम हैं निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन। ये प्रमुख इसके उपन्यास है। नाटक है इनका, नाटक भी लिखे उन्होंने, प्ले भी, जिसमें करबला और संग्राम। पत्रिकाएं भी इनकी प्रकाशित हुई है, जिसमें माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण, ये इनकी प्रमुख क्या है? रचनाएं हैं। बेटा ये जो लेसन है ना, ये लेसन वैसे मैंने एक बार पहले 11th में और 12th में भी आपको करवा रखा है, तो इसके अंदर मैंने वैसे जानकारी दे दी है प्रेमचंद के बारे में। आप मेरा वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं प्रेमचंद से संबंधित, उसमें मैंने उनके निजी जीवन के बारे में भी जानकारी दी है कि उनका निजी जीवन किस प्रकार का था और किस तरह से वो देश से जुड़े हुए थे, लोगों से जुड़े हुए थे। तो अगर आप चाहें तो मेरा वाला 11th और 12th क्लास का जो वीडियो है प्रेमचंद का जीवन परिचय, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आपको बेटा होमवर्क में क्या करना है? यस, प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।